हाँ चंदा शर्मा। चंदा शर्मा, चंदा आ गया ना बेटा। भावना, चेल्सी। यस मैम। हाँ बेटा, आप दोनों आ गए ना, भावना चेल्सी और चंदा शर्मा। कांता जाट। चंदा, चंदा शर्मा। प्रेजेंट मैम। कांता जाट, कांता जाट। हेलो कांता, कांता ये क्या दिखा रखा है बेटा? कहाँ का कोई मंदिर वंदिर है? कहाँ का गेट है ये? हेलो कांता। यस मैम। बेटा ये क्या दिखा रखा है पिक्चर कांता ने? कहाँ का है ये बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। पूजा कुमावत। सेजल चीपा। प्रियंका चौधरी। सेजल चीपा, प्रियंका चौधरी। हाँ?
पायल राजे। हाँ प्रियंका चौधरी, अब नोट जल्दी भेज देंगे बेटा आपको। आज कल में, कल आपकी क्लासेस तो है नहीं, तो मैं कल भेजने की कोशिश करती हूँ आपको नोट्स, है ना, क्योंकि कल आपकी क्लासेस है नहीं, सैटरडे है ना कल। प्रिया आ गई। हेलो प्रियंका, मैं आपको नोट्स भेजने की कल कोशिश करूंगी बेटा, क्योंकि कल आप लोगों की क्लासेस तो है नहीं, इसलिए। ठीक है। अंशु शर्मा। मैम कल तो सैटरडे है ना, कल हाँ, क्लासेस इसलिए कैसे रहेगी? कल क्लासेस नहीं है बेटा, है ना, तो इसलिए प्रियंका प्रियंका मैं कल भेजूंगी, और संडे को भी नहीं है क्लासेस। फिर 1 से 4 तक कोई क्लासेस नहीं है बेटा, तो मैं आपको नोट्स भेज दूंगी इस दौरान। मैम पहले वाले वो कॉफी वाले भी वापस एक बार रिसेंड कर देना, उसमें क्लियर ठीक नहीं है आ बेटा, रहे थे नोट। ठीक है, रिसेंड कर दूंगी बेटा जरूर। पिंकी। मैम उसमें क्लियर नहीं आ रहे थे, दूसरे सेंड कर देना आप। अच्छे बुक से, ठीक है बेटा। कुछ तो क्लियर थे, लेकिन मैं कर दूंगी बेटा। कुछ पोर्शन ही क्लियर नहीं ओके था मैम। वैसे तो, वो उसकी हाँ उसकी लास्ट के जो पेज थे 3-4 हो अच्छा गई थी बेटा, क्लियर। भेज दूंगी बेटा, क्योंकि आपकी 1 से 4 तक क्लासेस है ना, राखी आ गई थी, वो ईद आ गई, सैटरडे आ गई, है ना, तो जरूर भेज दूंगी बेटा। ओके मैम। आ गए 13 पार्टिसिपेंट्स। प्रिया आ गई, प्रिया भी आ गई। मैम पिंकी चौधरी भी। हाँ लगा दी बेटा, पिंकी चौधरी, रर्षिता राणा। इंदिरा चौधरी। मोनिका। मैम रति छिपा भी। कौन? रति छिपा। रति। रति छिपा लगा दी रति। बेटा, रति की लगा दी बेटा। विवो यस कौन है मैम। बेटा? विवो कौन है? विवो, विवो 1606। सीमा देवासी है क्या ये विवो? बेटा विवो कौन है? विवो कौन है बेटा? विवो दिखा रहा है 1606। विवो का नाम बताओ बेटा, विवो कौन है? सुमन चौधरी है मैम। कोमल। सुमन सुमन। सुमन चौधरी। अच्छा, विवो सुमन चौधरी। इंदिरा। बेटा आपका नाम ही चेंज कर लो उसमें, सुमन चौधरी है ना। निकिता आ गई, अब निकिता शर्मा। इंदिरा चौधरी मैम। हाँ लगा लिया बेटा, निकिता शर्मा। किस किस की हो गई? मैं बोल रही हूँ इंदिरा बेटा। हाँ बेटा चंदा। इंदिरा चौधरी। हाँ बेटा निकिता। बेटा चंदा शर्मा, प्रियंका चौधरी, भावना एंड चेल्सी, पायल राजे, सेजल छीपा, पूजा कुमावत, कांता जाट, अंशु शर्मा, रति छीपा, दर्शिता, पिंकी चौधरी, मोनिका, इंदिरा चौधरी, निधि, दीक्षा, विवो मतलब सुमन चौधरी, और निकिता शर्मा, इंदिरा चौधरी, मोनिका। इनका हो गया सब, है ना बेटा?
सोनू कुमारी एंड प्रिया, सोनू कुमारी एंड प्रिया, सोनू कुमारी, निकिता शर्मा, ठीक है बेटा। सुमन चौधरी, ये हो गए। प्रिया आ रही है भी, प्रिया। मैम निर्मला चौधरी की एब्सेंस। किसकी बेटा? निर्मला चौधरी। कौन चौधरी? इंदिरा चौधरी लगा दी बेटा। इंदिरा चौधरी, सुमन चौधरी, निकिता शर्मा, सोनू कुमारी, निधि, दीक्षा, सबकी लगा दी। पिंकी चौधरी, पायल राजे, अंशु शर्मा। हाँ बेटा। कुमारी, सोनू कौन? कुमारी, सोनू कुमारी लगा दी सोनू बेटा। कुमारी। हाँ, सोनू कुमारी लगा दी आपके अटेंडेंस बेटा। अब अपन स्टार्ट करते मैम हैं। निर्मला चौधरी। इंदिरा चौधरी लगा दी बेटा। बोले ना चित्रांशु निर्मला आएगी। चौधरी। क्या बेटा? निर्मला चौधरी। हाँ, निर्मला चौधरी लगा दी बेटा। चित्रांशु परमार, अनु बुनकर, चित्रांशु परमार, इनकी लगा दी। निर्मला चौधरी की लगा दी। सोनू कुमारी, अनु बुनकर, वेटिंग। स्टार्ट कर देते हैं बेटा अपन। 9:05 हो गया, अभी आते रहेंगे अब। हाँ बेटा, अब अपन बात करते हैं कि वीट की का इम्प्रूव वेराइटीज कौन सी हैं। उन्नत गेहूं की उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे। तो बेटा, गेहूं की उन्नत किस्में, भारत में सर्वप्रथम गेहूं की उन्नत किस्में विकसित करने का श्रेय डॉक्टर बीपी पाल को जाता है। मतलब डॉक्टर बीपी पाल ने गेहूं की अनेक उन्नत किस्में विकसित की, जिनमें से NP 700, NP 700 तथा NP 800, NP 800 श्रृंखला की अनेक कीट प्रतिरोधी गेहूं की किस्म विकसित करने का श्रेय डॉक्टर बीपी पाल को जाता है। इन्होंने उच्च उत्पादक क्षमता की किस्में भी विकसित की। अब स्वामीनाथन, डॉक्टर बीपी पाल की बात कौन है? स्वामीनाथन ने गेहूं की अधिक उपज देने वाली बोनी किस्में विकसित करने पर बल दिया। तो कौन कौन सी गेहूं की बोनी किस्में विकसित की गई? उन्होंने, मतलब स्वामीनाथन ने म्यूटेशन ब्रीडिंग, उत्परिवर्तक प्रजनन के द्वारा शरबती सोनारा किस्म का विकास किया। शरबती सोनारा क्या है? एक गेहूं की ही किस्म है शरबती सोनारा। इसके पश्चात, मतलब शरबती सोनारा के पश्चात 1967 में एक गेहूं की नई किस्म आई जिसका नाम था कल्याण सोना। मतलब सफेद लरमा, कल्याण सोना, छोटी लरमा। कौन कौन की किस्में आई? सफेद लरमा, छोटी लरमा, कल्याण सोना तथा सोनालिका, ये भी गेहूं की किस्में हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की गई। मतलब ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने गेहूं की उन्नत किस्में विकसित करी, जिनमें की नाम है कल्याण सोना, सोनालिका, सफेद लरमा, छोटी लरमा। और इनके विकसित होने से भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति भी आ गई, हरित क्रांति भी आ गई। अब एक मिनट बेटा, सीमा देवासी को मैं एंटर कर लेती हूँ। एडमिट सीमा देवासी, सीमा देवासी, ठीक है। अब अनेक किस्में इस तरह से गेहूं की विकसित की गई। उनमें से थी शेरा की कौन कौन सी किस्में? HD 1925, HD डैश 1925, प्रताप को बोलेंगे HD 1981,
एंड हीरा। तो HD 1941, मोती HD 1949, अर्जुन, मालविका, लोकवन, राज 911, HD 2204, शैलजा, WH 285, HD 2329, मेघदूत, सुजाता, HUW 1209, नीलगिरी आदि प्रमुख है जो कि वीट की, गेहूं की उन्नत किस्में हैं। अब राजस्थान में बेटा गेहूं की नई किस्में उगाई जाती हैं। कौन कौन सी किस्में हैं जो राजस्थान में उगाई जाती हैं? एक तो है कल्याण, सोना, सोनालिका, राजस्थान या RAJ 3077, RAJ 1972, अर्जुन तथा HD 2236। अब अपन लास्ट में बात करेंगे गेहूं के यूजेस क्या हैं, उपयोग क्या हैं। तो बेटा विश्व के अधिकांश भाग में गेहूं प्रमुख भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है। Wheat is used as a staple food by a large number of population. इसका आटा मतलब गेहूं का आटा ग्लूटेनिन की उपस्थिति के कारण चपाती व ब्रेड में उपयुक्त रहता है। मतलब बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटेनिन इन दिस wheat, it is used for making chapati and bread. अब तीसरा है, नेक्स्ट है गेहूं बिस्किट, रोल, नूडल्स, केक, पेस्ट्रीज, कुकीज तथा सेवैया, मैक्रोनी एवं अन्य व्यंजन भी बनाने के काम आता है। नेक्स्ट यूज है गेहूं के आटे के मोटे कणों को सूजी कहते हैं। गेहूं का जो आटा है उसके जो मोटे कण है उसको सूजी कहते हैं, और इसके अधपिसे दाने को दलिया कहते हैं, जो सभी लोग जानते हैं। तो सूजी व दलिया हल्के व सुपाच्य खाद्य के रूप में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट यूज है ब्रान, BRANN। ब्रान को पशु आहार, कैटल फीड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा भूसा, जिसको कि स्ट्रॉ या चेफ कहते हैं, वह चारे के रूप में पशुओं को खिलाया जाता है। Means bran is used as cattle feed and the straw or chaff is also eaten by the animals. अब गेहूं के शुष्क तनों को जो कि स्ट्रॉ कहते हैं, तो गेहूं के शुष्क तने से टोपियां, कैप्स, चटाइयां, मैट्स, टोकरियां, बास्केट्स आदि भी बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसे पैकिंग सामग्री के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। गेहूं के शुष्क तनों से बनती है टोकरियां और टोपियां। तना होता है ना गेहूं का तना, उससे बनती है। अब ब्रान व शुष्क तने पेपर उद्योग में कच्ची सामग्री के रूप में काम आते हैं। अब गेहूं से फर्मेंटेशन के द्वारा बियर जो शराब होती है तथा अन्य अल्कोहलिक बेवरेजेस भी तैयार किए जाते हैं। अब गेहूं के विभिन्न भागों से पेस्ट, स्टार्च तथा फर्फ्यूराइल अल्कोहल आदि का निर्माण होता है। अब अपन बात करेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन, फसल का संरक्षण। गेहूं के क्रॉप की कैसे संरक्षण किया जाता है? तो गेहूं के फसल पर अनेक फंजाई तथा जीवाणु जनित रोगों का हमला होता है। मतलब जो गेहूं की क्रॉप है उसकी सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये गेहूं की क्रॉप किसके द्वारा संक्रमित होती है? विभिन्न कवकों के द्वारा, विभिन्न जीवाणुओं के द्वारा। इसके अतिरिक्त कई पेस्ट, जिसको अपन बोलते हैं पीड़कों का आक्रमण भी गेहूं की फसल पर होता है। तो एक रोग है जो कि गेहूं की फसल पे होता है, उसका नाम है रस्ट। और इस रस्ट को कौन कॉज करता है? एक फंगस है पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई, और इसके लिए अपन को क्या करना चाहिए? कंट्रोल मेजर्स की प्रतिरोधी किस्मों को
बोना चाहिए। एक है दूसरी लीफ रस्ट, गेहूं का दूसरा बीमारी है लीफ रस्ट। ये एक फंगस है जिसका नाम है पक्सीनिया रेकंडीटा के द्वारा होती है, और इसके कंट्रोल के लिए, इस बीमारी के लीफ रस्ट के नियंत्रण के लिए जिनाब तथा डाई इथेन का छिड़काव करना चाहिए। दूसरी बीमारी है, तीसरी बीमारी स्मट। स्मट रोग होता है, जैसे कि लूज स्मट है। ये एक फंगस किसके द्वारा होता है? एस्ट्रिलेगोटिटिसाई के द्वारा होता है। गेहूं की बालियों पर या गेहूं की फसल पर एक अन्य रोग भी होता है जो कि किसके द्वारा होता है? एक फंगस लूज स्मट तो बीमारी है, एस्ट्रिलेगोटिटिसाई के कारण होता है। तो इसके लिए कौन कौन सा अपन प्रिकॉशन लेते हैं, कंट्रोल मेजर्स, कि गेहूं के बीजों को सौर उपचारित करते हैं या गर्म जल में उपचारित करते हैं, और बीजों को कार्बोक्सिन द्वारा भी उपचारित किया जाता है। तो गेहूं पर जब लूज स्पॉट हो जाता है तो बीजों को सौर उपचारित करते हैं। ठीक है। एक अन्य बीमारी है लीफ ब्लाइट। लीफ ब्लाइट जो कि एक फंगस अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना के द्वारा होती है, और इसके नियंत्रण के लिए, कंट्रोल के लिए कवकनाशी का छिड़काव करते हैं। इसी प्रकार एक अन्य बीमारी है जिसका नाम है मोलाया डिजीज। मोलाया नामक बीमारी है जो कि हेटेरोडेरा स्पीसीज से होती है। हेटेरोडेरा इसको कॉज करता है, किसको? मोलाया डिजीज को। और इसका छिड़काव, इसको नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं? निमेटिसाइड्स के द्वारा बीज को उपचार करते हैं। इसी प्रकार बेटा इंसेक्ट पेट्स हैं, कीट पीड़क हैं, और इनमें कौन कौन से प्रमुख हैं? तना होरक, स्टेम बोरर, सेसेमिया इन्फेरेंस एफिड, इसको की फुटका कहते हैं, तथा माइट्स। ठीक है। इनके कंट्रोल के लिए भी अपन कुछ कीटनाशियों का छिड़काव करते हैं। अब ये तो बेटा अपना गेहूं का भी कंप्लीट हो गया। अब अपन शुरू कर रहे हैं एक नई क्रॉप के बारे में। पहले शुभी के बारे में लिख लेती हूँ मैं, शुभी भी आ चुकी है। कॉटन, बेटा कॉटन है ना, कॉटन है, आप सभी लोग जानते हो, कपास। अब अपन शुरू करते हैं आज कपास के बारे में। इसका कॉटन का बॉटनिकल नेम क्या है बेटा? गॉसिपियम स्पीसीज। गॉसिपियम स्पीसीज। और ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? तो कुलिस मालवेसी। कॉटन कौन सी फैमिली में आता है? मालवेसी। तो कॉटन विश्व का सबसे रेशा है, इट इज ए फाइबर क्रॉप। अब अपन बात करेंगे कॉटन की ओरिजिन एंड हिस्ट्री के बारे में। तो कपास की खेती पूर्व हिस्टोरिक काल से विश्व के 2 महाद्वीपों में की जाती रही है। कौन कौन से 2 महाद्वीप हैं? दक्षिणी एशिया तथा अमेरिका में कपास की खेती की जाती रही है। और कपास की खेती 4500 से लेकर 5000 वर्ष पूर्व पेरू एवं सिंधु घाटी सभ्यता में इंडस वैली सिविलाइजेशन में किए जाने के भी प्रमाण हैं। मतलब कपास की खेती प्री हिस्टोरिक टाइम से की जा रही है, और 2 सबकॉन्टिनेंट्स कॉल्ड एज साउथ एशिया and America, they cultivated cotton. Even Peru and the Indus Valley civilization, they cultivated cotton on a very large scale. तो पौराणिक हिंदू धर्म, जो अपने हिंदू धर्म साहित्य हैं, जैसे कि ऋग्वेद है, मनुस्मृति है, उसमें भी कपास के धागों का अस्तित्व मिलता है। मतलब इवन द हिस्टोरिकल ग्रंथ like Rigved and Manusmriti, they talk about the cotton fibers. मतलब कपास के धागों का उल्लेख
अपने जो पुराने ग्रंथ है ऋग्वेद व मनुस्मृति में भी पाया गया है। अब कपास भारत से पूर्व में चीन तथा पश्चिम में इजिप्ट को 600 ईस्वी में प्रसारित हुई। मतलब कपास कहाँ से? भारत से पहले चीन तथा पश्चिम में इजिप्ट को प्रसारित हुई, परंतु इसकी खेती 13वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई थी। अब मैक्सिको में पूर्व कोलंबस काल से ही कपास की खेती किए जाने के प्रमाण है। मैक्सिको है, उसमें भी प्री कोलंबस टाइम से ही कपास की खेती की जाती रही है। अब अपन बात करेंगे जो मेन है कपास उत्पादक क्षेत्र, कॉटन ग्रोइंग रीजन्स। तो जो कपास है, कॉटन है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पादप है। कॉटन इज ए fiber plant which is grown in the tropical climate. Russia, America, China, India, Pakistan, Brazil, तुर्की, इजिप्ट, मैक्सिको तथा सूडान प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है। विश्व के कुल कपास उत्पादन का 85% उत्पादन इन्हीं देशों में पाया जाता है। भारत में कपास की खेती कहाँ होती है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान तथा हरियाणा राज्यों में की जाती है। अब गुजरात कॉटन उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। अब अपन बात करते हैं काइंड्स ऑफ कॉटन। कॉटन की काइंड्स, टाइप्स ऑफ कॉटन या काइंड्स ऑफ कॉटन। तो बेटा हचिंसन के अनुसार कॉटन की कुल 20 जातियां पाई जाती हैं। इनमें से मतलब 20 जातियों में से 16 जातियां जंगली पादप के रूप में उगती हैं। बेटा अकॉर्डिंग टू हचिंसन near about 20 species of cotton are found and around 16 species of cotton are found in the form of wild species. केवल 4 जातियां वाणिज्यिक महत्व की हैं जिनकी खेती की जाती है। Only 4 species are of commercial importance which can be cultivated on a large scale. तो जंगली जातियां कौन कौन सी हैं? वाइल्ड स्पीसीज कॉटन की। ये जो जंगली जातियां हैं वाइल्ड स्पीसीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका में बहुवर्षीय झाड़ी या वृक्ष के रूप में होती हैं। अब जो मैंने बताया 4 ही कृषित जातियां हैं कपास की, तो चारों कृषित जातियों की अनेक किस्में हैं जिनमें 2 प्रमुख वर्गों में रखा गया है। मतलब पहला वर्ग है बेटा हर्बेसिया। कॉटन का पहला क्लास है हर्बेसिया। तो ये हर्बेसिया प्राचीन विश्व की कपास है और ये डिप्लॉयड है। इट इज ए डिप्लॉयड एंड n is equal to 13 तथा इसे एशियन कॉटन भी कहते हैं। तो इस हर्बेसिया वर्ग में कॉटन की 2 जातियां सम्मिलित हैं। कौन कौन सी है? गॉसिपियम आर्बोरियम व गॉसिपियम हर्बेसियम। मतलब एक वर्ग है हर्बेसिया, उसमें कॉटन की 2 जातियों को सम्मिलित किया गया है। पहली जाति है गॉसिपियम आर्बोरियम एंड गॉसिपियम हर्बेसियम। अब दूसरा वर्ग है हिरस्यूटा। पहला वर्ग क्या बताया था? हर्बेसिया। दूसरा वर्ग मतलब क्लास है हिरस्यूटा। ये नए विश्व की कपास है, वह टेट्राप्लॉइड कॉटन है। कैसी है? टेट्राप्लॉइड कॉटन है और इसे अमेरिकन कॉटन, अमेरिकन कपास भी कहते हैं। और इस हिरस्यूटा वर्ग में भी कॉटन की
दो जातियां सम्मिलित की गई हैं, वो है गॉसिपियम हिरस्यूटम व गॉसिपियम बार्बाडेंस। तो मेरे कहने का मतलब है, मैंने बताया only 4 of the species of cotton are cultivated, and these are first Gossypium arboreum, second Gossypium herbaceum, third is Gossypium hirsutum, and the fourth is Gossypium barbadense। 4 कृषित जातियां हैं कपास की, उनमें से पहली है गॉसिपियम आर्बोरियम, दूसरी है गॉसिपियम हर्बेसियम, तीसरी है गॉसिपियम हिरस्यूटम, चौथी है गॉसिपियम बार्बाडेंस। अब अपन बात करते हैं बॉटेनिकल कैरेक्टर्स ऑफ कॉटन, कॉटन की वानस्पतिक लक्षण। तो कॉटन का जो प्लांट है वो शाखीय है, मतलब द प्लांट इज हर्बेशियस इन नेचर, और झाड़ीनुमा है, मतलब इट इज श्रबी एंड इट मे बी हर्बेशियस, अथवा ये वृत्ताकार होते हैं। जंगली जातियां बहुवर्षीय होती हैं, परंतु कृषित जातियां वार्षिक होती हैं। Wild species of cotton are perennial, but the cultivated species of cotton are annual। मुख्यतः इनके कॉटन का जो प्लांट है उसका जो मेन स्टेम है ऊर्ध्व होता है तथा एकल शाखित होता है, मतलब द मेन स्टेम इज इरेक्ट एंड इट इज मोनोपोडियल। अब इस मुख्य तने पर शाखाएं व लीव्स स्पाइरल क्रम में विन्यासित होती हैं, मीन्स द लीव्स एंड द ब्रांचेस आर अरेंज्ड ऑन द मेन स्टेम इन स्पाइरल मैनर, बट इस मुख्य तने पर पुष्प विकसित नहीं होते हैं, बट द फ्लावर्स डू नॉट डेवलप ऑन द मेन स्टेम। लीव्स पर कक्षीय तथा अतिरिक्त कक्षीय बड्स होती हैं, मतलब ऑन द लीव्स एक्सिलरी एंड एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड्स आर प्रेजेंट, परंतु इनमें से केवल एक ही वृद्धि करती है। अब ऊपरी भाग में लीव्स के अतिरिक्त कक्षीय शाखाएं फलद शाखाओं का निर्माण करती हैं। कायिक शाखाएं मतलब वेजिटेटिव ब्रांचेस समान होती हैं तथा इन पर पुष्प विकसित नहीं होते हैं, मतलब कायिक ब्रांचेस पर फ्लावर्स विकसित नहीं होते हैं, फ्लावर्स डू नॉट डेवलप ऑन द वेजिटेटिव ब्रांचेस, परंतु इन कायिक ब्रांचेस से सेकेंडरी ब्रांचेस द्वितीयक शाखाएं फलद शाखाओं के रूप में विकसित होती हैं। अब पुष्प के नीचे स्थित पत्ती की कक्षीय कलिका वृद्धि कर शाखा का निर्माण करती है। पुष्प के नीचे स्थित लीफ पत्ती की कक्षीय कलिका वृद्धि कर शाखा का निर्माण करती है। अब लीव्स कैसी होती है बेटा? दे आर स्टिप्यूलेट, अनुपर्णी होती हैं, लंबा वृंत होता है, मतलब लीव्स आर स्टिप्यूलेट, दे हैव ए लॉन्ग पीटियोल तथा आकार में बड़ी होती हैं। लीव्स आर लार्जर इन साइज, दे आर स्टिप्यूलेट एंड दे हैव ए लॉन्ग पीटियोल। अब इनमें जो पर्ण फलक है, लीफ में जो लीफ ब्लेड है चौड़ा होता है, हस्ताकार होता है। लीफ ब्लेड इज ब्रॉड एंड हस्ताकार संयुक्त होता है, 3 से 9 पालियुक्त होता है। द लीफ ब्लेड इज 3 to 9 lobed, मतलब it is having lobes which are 3 to 9 in number। जो पर्ण फलक है चौड़ा होता है, हस्ताकार होता है, 3 से 9 पाल युक्त होता है और इसकी सतह पर अनेक बहुकोशिक रोम पाए जाते हैं। On the surface of the leaf blade, many multicellular
हेयर आर प्रेजेंट। बहुत सारे बहुकोशिक रोम मल्टीसेलुलर हेयर उपस्थित होते हैं। पुष्प एकल, सफेद या पीले तथा हरे पीले रंग के होते हैं तथा परिचक्र द्वारा परिबद्ध रहते हैं। मतलब फ्लावर्स आर व्हाइट और येलो एंड these are surrounded by पेरियंथ या परिचक्र के द्वारा सराउंड होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इसमें क्या फ्रूट किसे कहते हैं। मतलब कॉफी में जो फल का नाम है वो है कैप्सूल। फ्रूट कैप्सूल होता है जिसे बॉल भी कहते हैं, BOLL। मतलब fruit is called as capsule and it is also called as ball. Ball is oval or spherical or elongated. बॉल अंडाकार होता है या गोलाकार अथवा दीर्घित होते हैं। प्रत्येक बॉल में 3 से 5 कोष्ठक होते हैं। Each ball or capsule has 3 to 5 locules. 3 से 5 कोष्ठक होते हैं और 3 to 5 chambers are there जिन्हें लॉक्स कहते हैं। इन कोष्ठक को क्या कहते हैं? लॉक। लॉक्स LOCKS लॉक्स कहते हैं। अब प्रत्येक कोष्ठक में 6 से 9 अथवा अत्यधिक बीज होते हैं। मतलब each locule of the ball contains 6 to 9 seeds. The seeds are 6 to 9 and these seeds are contained in the locule. बीजों की सतह पर लिंट तथा फज रेशे उपस्थित होते हैं। बीजों की सरफेस पर क्या पाया जाता है? लिंट व फज रेशे उपस्थित होते हैं। अब बेटा अपन बात कर लेते हैं क्लाइमेट एंड सॉइल की। वेरी ब्रीफ में करेंगे जलवायु तथा मृदा के बारे में। तो कॉटन जो है, कपास उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पादप है जो 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी वृद्धि करता है। ठीक है। प्लांट को वृद्धि के लिए सामान्य नमी तथा पुष्पन के समय तुलनात्मक रूप से शुष्क, जबकि कॉटन चुनने के समय वर्षा मुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। कपास को प्रारंभिक वृद्धि काल में उच्च तथा एक समान तापमान मतलब 21 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है। मतलब इसके लिए तापमान कितना होता है? 21 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए और ये टेम्परेचर यूनिफॉर्म होना चाहिए तथा पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है। अब बाद की अवस्थाओं में कम तापमान की जरूरत होती है कपास को तथा कम नमी की आवश्यकता होती है, जो कायिक वृद्धि को कम करके पुष्पन क्रिया को प्रेरित करती है। कम तापमान क्यों चाहिए होता है? क्योंकि जिससे अभी तो कॉटन की कायिक वृद्धि हो रही थी, मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ ही हो रही थी, लेकिन बाद में कपास में कायिक वृद्धि के साथ साथ पुष्पन भी होने लगता है, फ्लावरिंग प्रोसेस भी होने लगता है। अब मैंने बताया था कि कॉटन के कैप्सूल को अपन बॉल भी कहते हैं। तो बॉल के खुलने के समय या कैप्सूल के खुलने के समय शुष्क वातावरण आवश्यक होता है, क्योंकि वर्षा से रेशे मैले व बदरंग हो जाते हैं। शुष्क वातावरण मतलब ड्राई एटमॉस्फेयर और द ड्राई क्लाइमेट is necessary at the time of opening of the ball or the capsule, because due to the rainfall the ball become moldy and discolored. जो बॉल है, कैप्सूल है, जो कैसे हो जाते हैं? रेशे मैले व बदरंग हो जाते हैं। तो कपास की खेती